नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पटेल, आपका हिस्ट्री का मेंटर। हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में हमने काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली है। इसके पश्चात हम आज के लेक्चर में बात करेंगे पंजाब और अवध राज्य पर अंग्रेजों के नियंत्रण की क्या प्रक्रिया रही, किस क्रम में, किस प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने इन राज्यों को अपने अधीन किया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम रणजीत सिंह के बारे में देखेंगे, आंग्ल सिख युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम जो भी नया वीडियो आपके लिए लेके आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक, हम आगे आज बात करेंगे पंजाब राज्य पर। पंजाब राज्य जिसको अंग्रेजों ने 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया था, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था, मिला लिया था इसको। ठीक है, पंजाब राज्य जो है 12 मिसलों में विभाजित था। 12 मिसलों में विभाजित था। अभी मिसलें क्या होती है, तो मिसलें मान लीजिए कि कोई राज्य है, उसके छोटे छोटे कोई खंड बटे हुए हैं, तो उनको मिसलें मान लीजिए कि अलग अलग मिसल पे कोई अलग अलग शासक शासन कर रहा है। तो इस टाइप से बटा हुआ था, 12 मिसलों में बटा हुआ था पंजाब राज्य। इसमें से एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल। ये 12 मिसलों में सबसे सर्वप्रमुख मिसल थी, शक्तिशाली मिसल थी। ठीक है, सुकरचकिया मिसल सर्वप्रमुख थी 12 मिसलों में, और इसी मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कई एग्जाम्स में कि रणजीत सिंह जी किस मिसल से संबंधित थे। 4 ऑप्शन दे दिया है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ये भी हो सकता है सुकरचकिया मिसल से संबंधित निम्न में से कौन से शासक संबंधित है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रणजीत सिंह जी सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। क्वेश्चन के पैटर्न आजकल बदल गए हैं, आपको पता होगा कि क्वेश्चंस आजकल टफ आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बुक से बाहर आ रहे, नहीं, यहाँ के यहाँ ही टफ बना देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे पहले ऐसा पूछ रहा है तो टफ बनाने के लिए ऐसा पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चंस वही रहते हैं, उसको पूछने का तरीका बदल जाता है, जिससे क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी टफ नज़र आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं बन पाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आपसे ज़रूर बनेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह जी के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1780 में हुआ। मृत्यु कब तक शासन किए हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1839 में। 1839 तक शासन करते हैं ये। ठीक है, तो जन्म 1780, मृत्यु 1839। रणजीत सिंह जी जो है काफ़ी कुशल और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है। ये जो है ये सुकरचकिया मिसल के अतिरिक्त जो 11 मिसलें रहती है, इन सभी मिसलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, और इनको नियंत्रण करके एक धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं, और इसी क्रम में पंजाब राज्य की स्थापना करते हैं। तो 12 मिसलों पर नियंत्रण करते हैं और इसमें पंजाब राज्य की ये स्थापना करते हैं। इसके कुछ समय पश्चात सन 1799 में ये लाहौर पर नियंत्रण करते हैं। 1799 में, और इसको लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तो 1799 में लाहौर पर नियंत्रण करते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लाहौर पर कब नियंत्रण किए, 1799 में राजधानी रही नहीं रही, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनते चलिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको याद रहे। तो 1799 में लाहौर पर नियंत्रण करते हैं और इसको लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके कुछ समय पश्चात एक अफगान शासक, नेक्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करिएगा। तो एक अफगान शासक रहता है जमान शाह। तो जमान शाह जी की जो है तोपें जो है चिनाब नदी में गिर जाती है। उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई है, इनसे निकल नहीं रही होगी, शायद हो सकता है, हमें तो पता नहीं है। तो इनकी चिनाब नदी में गिरी हुई जो तोपें रहती है, इनको राजा रणजीत सिंह जी जो है ये चिनाब नदी से निकालते हैं और अफगान शासक जमान शाह को रिटर्न करते हैं, उनको दे देते हैं। बदले में जो है अफगान शासक जमान शाह रणजीत सिंह जी को एक उपाधि देता है, महाराजा की उपाधि। ठीक है, महाराजा की उपाधि देता है रणजीत सिंह जी को। किसके द्वारा दी जाती है, क्वेश्चन आता है, तो जमान शाह के द्वारा। ये कौन है, तो एक अफगान शासक है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार कि ये जो जमान शाह जी कौन से शासक थे, अरबी, अफगान, मतलब
अलग अलग ऑप्शन देके पूछ लेता है। तो अफगान शासक जमान शाह जी के द्वारा महाराजा की उपाधि दी जाती है रणजीत सिंह जी को। क्यों दी जाती है? तो ये जो है उनकी चिनाब नदी में गिरी हुई तोपों को उनको रिटर्न करते हैं, तो इसके बदले में इनको महाराजा की उपाधि मिलती है। इसके कुछ समय पश्चात एक और अफगान शासक रहता है, उसका नाम रहता है शाह शुजा। शाह शुजा, ठीक है। तो शाह शुजा जो है, शाह शुजा की मदद भी करते हैं रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी जो है शाह शुजा की मदद भी करते हैं। तो शाह शुजा की मदद करने के बदले में रणजीत सिंह जी को शाह शुजा के द्वारा देश कीमती हीरा कोहिनूर, ठीक है। तो कोहिनूर हीरे की प्राप्ति रणजीत सिंह जी को किसके द्वारा प्राप्त होती है? शाह शुजा, जो कि एक अफगान शासक है, तो इसके द्वारा कोहिनूर हीरे की प्राप्ति होती है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जमान शाह के द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई है, शाह शुजा के द्वारा कोहिनूर इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात अगर बात की जाए तो 1809 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो रहता है। इसका एक लॉर्ड मिंटो यहाँ का गवर्नर जनरल है। कौन? मिंटो, लॉर्ड मिंटो यहाँ का बंगाल का गवर्नर जनरल है। और मिंटो का एक अधिकारी रहता है मेटकॉफ। 1809 में मिंटो जो है बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसका एक अधिकारी है मेटकॉफ, ठीक है। तो ये मेटकॉफ जो है मेटकॉफ के साथ रणजीत सिंह जी की संधि होती है, ठीक है, 1809 में। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको जानते हैं हम अमृतसर की संधि के नाम से। अमृतसर की संधि, ठीक है। तो अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में होती है। किनके बीच होती है? तो रणजीत सिंह जी और अंग्रेजों के बीच होती है। तो अंग्रेजों का उस समय प्रतिनिधि कौन कर रहा है? तो संधि में मेटकॉफ अधिकारी ये करता है संधि, ठीक है। और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड मिंटो है। ये चीज़ें याद रखते चलिएगा, बंगाल का गवर्नर नोट करते चलिए, पता नहीं चलेगा फिर। तो 1809 में अमृतसर की संधि होती है। लॉर्ड मिंटो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल है। संधि में अंग्रेजी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो इस मिंटो का एक अधिकारी मेटकॉफ ये कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, तो इसलिए इनको याद रखते चलिएगा। हम आगे बात करते हैं क्योंकि अब आगे बात करते हैं। तो रणजीत सिंह जी जो है ये निरंकुश शासन में विश्वास करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अब बात करते हैं आगे। महाराजा रणजीत सिंह जी जो है निरंकुश शासन में विश्वास करते हैं, निरंकुश शासन में विश्वास करते हैं और गुरुमत में विश्वास नहीं करते। गुरुमत में विश्वास नहीं करते। तो ये गुरुमत क्या है? इसमें विश्वास करते हैं, इसमें नहीं करते। तो ये गुरुमत क्या है? ये सिख प्रजातांत्रिक व्यवस्था मान लीजिए, जिसमें साल भर में एक बैठक हो रही है, उसमें सारे मिसलों के जो है प्रमुख आए हुए हैं, फिर वहाँ पर सबके मतदान के आधार पर, बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लिया जा रहा है। तो ये इस टाइप की प्रक्रिया गुरुमत मान लीजिए। तो इसमें विश्वास नहीं करते हैं रणजीत सिंह जी, ये निरंकुश शासन में विश्वास करते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात की जाए तो ये अपने सेना को मजबूती प्रदान करने में काफ़ी विश्वास करते हैं। तो इसी क्रम में ये अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। इनकी सेना काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इनकी सेना को, रणजीत सिंह जी की जो सेना है, इसको एशिया की, उस टाइम पे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहा जाता था। किसको? रणजीत सिंह जी की सेना को। अभी दूसरी है तो पहली कौन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब रणजीत सिंह जी को सेना जो है इसको दूसरी सबसे बड़ी बोले हैं, तो भाई पहली कौन है? सीधी सी बात है। अभी बोले भी किसके द्वारा गया है? अंग्रेजों के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक, कि दूसरी सबसे बड़ी है। तो भाई पहला वो अपने आप को ही बोलेंगे कि भाई हमारी सबसे बड़ी है। ये तो नहीं कि रणजीत सिंह जी को पहली बोल दी, अपनी को दूसरी बोल दी, ये तो कभी नहीं करेंगे। तो वो अपनी सेना को सबसे पहली मानते हैं, एशिया की सबसे ताकतवर सेना अपनी सेना को मान रहे हैं, दूसरी सेना बोल रहे हैं कि रणजीत सिंह जी की है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सेना कितनी शक्तिशाली रहेगी। अब ये शक्तिशाली कैसे? तो भाई इन्होंने अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए, अलग अलग विभाग के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग विशेषज्ञ प्रशिक्षक की व्यवस्था की हुई है। जैसे घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए
घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए अलग व्यवस्था, जैसे कि घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए एक फ्रांसीसी सेनापति एलॉर्ड, जनरल एलॉर्ड, ठीक है, एलॉर्ड को नियुक्त किया, जो फ्रांसीसी सेनापति है, इसके लिए घुड़सवार सेना की प्रशिक्षण के लिए। जैसे इसके पश्चात जैसे पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए किसकी व्यवस्था की, तो पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए इधर लिख देते हैं हम, ठीक है। पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए एक इटली का सेनापति रहता है, इटली का सेनापति जनरल वंतूरा को नियुक्त करते हैं पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए। इटली का सेनापति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इटली का सेनापति जनरल वंतूरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त कर रहे हैं। घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति एलॉर्ड को नियुक्त कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति रहता है एक कोर्ट एम गार्डनर। तो कोर्ट एम गार्डनर तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए विशेष, मतलब उनको विशेषता वो प्राप्त रहती है कि वो उसमें विशेषीकृत है। तो तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए कोर्ट एम गार्डनर इनको नियुक्त करता है। ये भी फिर फ्रांसीसी सेनापति है। तो भाई ये क्यों ना हो, इनकी सेना एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना क्यों ना हो, इतनी मजबूत क्यों ना हो, इन्होंने अलग अलग विभाग के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग प्रशिक्षक की व्यवस्था की हुई स्पेशल। भाई फ्रांस से बुलाया, इटली से बुलाया, इतना सब कुछ किया हुआ है। अपने सेना को महाना पद्धति वेतन से नवाजा, ठीक है, इनको महाना वेतन पद्धति के अंतर्गत रखा। ये सब चीज़ें कर रहा है अपने सेना के लिए, इतना खर्चा कर रहा है, इतनी व्यवस्था कर रहा है, इतनी ध्यान दे रहा है अपने सेना पर। तो इनकी सेना इतनी शक्तिशाली क्यों ना हो, तो इसलिए इनकी सेना को कहा जाता है कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर घुड़सवार सेना के लिए किसको नियुक्त किया, पैदल सेना के प्रशिक्षण के लिए किसको नियुक्त किया, ये सब चीज़ें आपको बताइए, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते चलना है। अब हम बात करते हैं कि भाई इतना बड़ा राज्य है, ठीक है, तो पंजाब राज्य जो है 4 प्रांतों में बटा हुआ है। ये राज्य जो है 4 प्रांतों में बटा हुआ है। अब ये प्रांत कौन कौन से, तो प्रांत देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 प्रांत कौन कौन से हैं? लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है और कश्मीर है, ठीक। 4 प्रांतों में बटा हुआ है पंजाब राज्य। अब भाई इतना बड़ा राज्य है, इसको चलाने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आमदनी कहाँ से हो रही है, तो उस समय राजस्व का सबसे बड़ा मुख्य सोर्स जो है भू राजस्व रहा करता था, ठीक है। तो भू राजस्व मतलब भूमि पर जो किराया लगा जा रहा है, उससे जो कर वसूला जा रहा है, ये भू राजस्व। तो भू राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है ये, क्योंकि उस टाइम कोई सोर्स नहीं रहते थे। ऐसा नहीं कि कारखाने बड़ी अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इस टाइप के कोई उद्योगपति नहीं है कि जहाँ से बड़े बड़े कर आ रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं है। तो भू राजस्व जो है उस समय आय का सबसे बड़ा सोर्स है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात जो है रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। 1839 में रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और इनके मृत्यु के पश्चात पंजाब में काफ़ी गुटबाजी, संघर्ष, ये सब काफ़ी होने लगते हैं, क्योंकि भाई जब तक रणजीत सिंह जी थे इन्होंने संभाल रखा है, पूरा राज्य को एकजुट करके रखा हुआ है, कोई विद्रोह नहीं होने दे रहे हैं, ठीक। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात संघर्ष, गुटबाजी ये सब बढ़ने लगती है। जैसे सिंगनवालिया गुट है एक, और एक गुट है डोगरा, ठीक है। तो ये सिंगनवालिया और डोगरा गुट, इनके बीच संघर्ष बढ़ने लगता है
इस समय पे गुटबाजियाँ हो रही है, इनके बीच संघर्ष हो रहा है, ये सब स्थिति चल रही है। रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई है। जैसे रणजीत सिंह जी के पश्चात देखें कि रणजीत सिंह जी के पश्चात शासन कौन करता है, तो यहाँ पर एक आता है खड़क सिंह जी। इसके पश्चात खड़क सिंह जी शासन करते हैं। इनके पश्चात नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह, ये सब शासन कार्य को संभालते हैं। और शेर सिंह के पश्चात आते हैं दिलीप सिंह जो 1843 में शासक बन रहे हैं, शासन कार्य संभाल रहे हैं। ठीक है, ये आते हैं 1843 में। तो ये जो गुटबाजी चल रही है, संघर्ष चल रहा है, इसी क्रम में अंग्रेजों को पंजाब राज्य में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है और इसी क्रम में आगे चल के युद्ध भी प्रारंभ होता है। जैसे हम आगे बात करते चलते हैं। गुटबाजी के क्रम में युद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। जैसे आगे बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है हार्डिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल हार्डिंग, और हार्डिंग का एक अधिकारी रहता है ब्रॉडफुट। तो जो ब्रॉडफुट है, ये सिख सेना के खिलाफ एक उत्तेजक बयान दे देता है। अब शब्द का प्रयोग जो भी किया हो इसने, ये सब हमारा मसला नहीं है। तो ये उत्तेजक बयान दे देता है सिख सेना के खिलाफ। सिख सेना, तो इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध में एक उत्तेजक बयान दे देता है, जिससे सिख सेना अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। अब अपमानित महसूस कर रही है तो सिख सेना जो है अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर देती है, उन पर हमला कर देती है, और ये हमला करती है युद्ध, और इसी क्रम में युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, कब से कब तक, तो 1845 से 46 चल रहा है। 45, ठीक, 46, तो युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? हार्डिंग का एक अधिकारी रहता है ब्रॉडफुट, ये जो उत्तेजक बयान दे देता है सिख सेना के खिलाफ, तो सिख सेना जो है इन पर हमला कर देती है, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, सिख सेना जो है ये पराजित हो जाती है, और सिख सेना के साथ अंग्रेजी प्रशासन या अंग्रेज जो है संधि करते हैं, एक लाहौर की संधि। कौन सी संधि कर रहे हैं? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि करते हैं, और इनके साथ लाहौर की संधि के अंतर्गत कुछ प्रावधान होते हैं। जैसे लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे, तो ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात करते हैं। ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त, तो ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा लाहौर में। इसके अलावा कश्मीर जो है, कश्मीर अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है इस संधि के अंतर्गत। कश्मीर की प्राप्ति हो जा रही है अंग्रेजों को इसी लाहौर की संधि के तहत। ठीक है, इसके कुछ समय पश्चात एक और संधि होती है, भैरवाल की संधि, क्योंकि लाहौर की संधि से इनको संतुष्टि नहीं मिल रही अंग्रेजों को। इनको लग रहा है नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, और चाहिए इनको। ठीक है, तो इसके कुछ समय पश्चात ये पंजाब राज्य के साथ भैरवाल की संधि करते हैं। कौन सी संधि करते हैं? भैरवाल की संधि। ये याद रखिएगा, लाहौर की संधि किसके बीच हुई? तो भाई सिख और अंग्रेजों के बीच हुई। भैरवाल की संधि किसके बीच हुई? तो सिख और अंग्रेजों के बीच। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं, याद है, बाद में याद ही नहीं रहता। इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, फिर वहाँ पर आप चकमा खाते रहेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका 2 नंबर कम हो गया, मान लो 1 नंबर कम हो गया, इसी से एग्ज़ाम रुकता है। एग्ज़ाम आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, इससे नहीं रुकता, 1 नंबर से रुक रहा है एग्ज़ाम। भाई 1 नंबर के लिए क्या है, ये इन्हीं सब छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, जिससे आपका एग्ज़ाम एकदम क्लियर होगा और आप सफल होंगे अपने परीक्षा में। तो भैरवाल की संधि हो रही है इसके कुछ समय पश्चात, लाहौर की संधि के कुछ समय पश्चात, क्योंकि लाहौर की संधि से संतुष्ट नहीं है अंग्रेज। तो इस संधि में क्या कर रहे हैं पहले तो लाहौर में ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है, पर अब इस संधि में क्या कर रहे हैं कि लाहौर जो है, लाहौर दरबार में एक
स्थायी सेना नियुक्त करने की बात कर रहे हैं। बोले अब हमारी एक स्थायी सेना रहेंगी लाहौर दरबार में, स्थायी सेना, तो स्थायी सेना की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है, स्थायी सेना की बात कर रहे हैं। और वहाँ की जो महारानी थी जिंदन कौर, इसकी संरक्षक की भूमिका समाप्त। बोले अब कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक। तो भैरवाल की संधि होती है, तो इसमें ये प्रावधान होते हैं। तो ये तो हो गई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, इसकी एक संधि लाहौर की संधि, उसके कुछ समय पश्चात भैरवाल की संधि, ये सब संधियाँ याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कैसे प्रारंभ होता है, किस कड़ी में प्रारंभ होता है, ठीक, इसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। जैसे बात की जाए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक, कब हो रहा है, 1849 में, ठीक है, ठीक। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध ये कैसे प्रारंभ हो रहा है, तो इस समय भाई बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, डलहौजी है, डलहौजी। और आपको पता है डलहौजी की हड़प नीति चल रही है, इसकी विस्तारवादी नीति चल रही है। ये चाह रहा है कि इसको भेजा इसलिए गया है कि आप जाइए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों पर कब्जा कर सके करिए, किसी भी तरीके से करिए। तो ये विस्तारवादी नीति चला रहा है इस समय, विस्तारवादी नीति, ठीक है। तो विस्तारवादी नीति के अंतर्गत इसको भाई किसी भी तरह से पंजाब को मिलाना है, अपने कब्जे में करना है, ठीक। तो ये जो है डलहौजी, ये अंग्रेजों पर, ये मतलब डलहौजी जो है सिखों पर, सिख सेना पर आरोप लगाता है, युद्ध प्रारंभ करने का आरोप लगा रहा है कि भाई ये युद्ध प्रारंभ करना चाहते हैं। इसी क्रम में क्या बोलता है कि अवश्य हम अंग्रेजों से युद्ध अवश्य लड़ेंगे। भाई वो युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे हैं अभी, पर ये बोल रहे नहीं अवश्य लड़ेंगे हम। वो बोल ही नहीं रहे कुछ, ये अपने मन से बोल रहा है कि हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें बोल रहा है डलहौजी। और इसी क्रम में युद्ध होता है, और युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है। और अंततः 1849 में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया जाता है, उसके नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ें याद रखते चलिएगा कि जब ये अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन हो रहा है उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, हम तो कहानी के रूप में आपको बताते चले, पर ये चीज़ आपको याद रहेंगी। तुरंत आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, और पता है आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम रुकता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1849 में पंजाब जो है इनके अंतर्गत हो जा रहा है। वो कहाँ, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, अवध की, ये पंजाब की, सॉरी पंजाब की। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं अवध की, इसे, ठीक है। हम बात करेंगे अवध राज्य की, ये अवध राज्य को कैसे मिला लिया, इसका तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है अवध राज्य का, ठीक है। तो ये भी हम देखते चलेंगे। जैसे कि अवध को कब मिला लेते हैं, 1856 में, 1856। तो इसके एक एक शासक के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, ताकि शासक का नाम है आपको याद रहे, कभी पूछ लिया तो ये भी आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। तो पहला सादत खां, सादत खां जो है ये स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना करता है। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो सादत खां के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, तो 1722 में, 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की जाती है सादत खां के द्वारा। और ये जो फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। सादत खां के द्वारा 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की जाती है और फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाता है कौन, सादत खां। और जो है ये नादिर शाह को दिल्ली आक्रमण के लिए जो है आमंत्रित करता है, किसको, नादिर शाह को आमंत्रित कर रहा है ये सादत खां, ठीक है। और इसको लग रहा है कि अब मेरा भेद खुलेगा कि मैंने किया हुआ है इसको आमंत्रित, ठीक है, नादिर शाह को। तो इसका भेद खुलने की डर से जो है सादत खां आत्महत्या कर लेता है। बताइए, खुद ही आमंत्रित कर रहा है, इसको लग रहा है कि भेद खुलना है, भाई इतने सी चीज़ के लिए आत्महत्या कर ले रहा है कौन, सादत खां। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके पश्चात सादत खां के पश्चात नेक्स्ट आता है सफदरजंग, ठीक है।
नेक्स्ट नवाब है इसका अवध का, ठीक है, सफदरजंग। इसके समय मुगल सम्राट था अहमद शाह। तो अहमद शाह जो है, ठीक है, अहमद शाह इसको वजीर बनाता है, वजीर। तो शहादत खां को वजीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एक नवाब है ये शहादत खां, तो शहादत खां को वजीर के नाम से भी पहचाना जाता है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट शासक की। तो इसके बाद आता है शुजा-उद-दौला। नाम सुनते से ही आपको याद आ जाना चाहिए, अभी पढ़े हमने कुछ ही लेक्चर पहले। शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला। याद नहीं आ रहा होगा तो आपको बक्सर की लड़ाई याद होगी। बक्सर की लड़ाई में ये जो मीर कासिम का सहयोग करता है, ठीक है, बक्सर युद्ध में ये मीर कासिम का सहयोग करता है शुजा-उद-दौला। और इसके पश्चात एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अवध राज्य को अंग्रेजों के द्वारा मित्र राष्ट्र की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। इनको मित्र राष्ट्र बना लिया जाता है, किसको, अवध राज्य को। अभी शुजा-उद-दौला के बाद आता है आसफुद्दौला, ठीक है। आसफुद्दौला जो है लखनऊ को अपनी राजधानी बनाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को अपनी राजधानी बना रहा है। कौन, किसके द्वारा, किसके समय में, किसके शासनकाल में लखनऊ जो है राजधानी थी। तो आसफुद्दौला, ये भी एक ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो याद रखिएगा आसफुद्दौला के समय लखनऊ जो है राजधानी है अवध राज्य की, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ को अपनी राजधानी बना रहा है आसफुद्दौला। और लखनऊ में इसके द्वारा इमामबाड़ा, एक भवन रहता है इमामबाड़ा, तो इमामबाड़ा का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। इमामबाड़ा किसके द्वारा बनाया गया, लखनऊ में, तो आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये हो गई आसफुद्दौला की बात। इसके बाद आता है वाजिद अली शाह। ये सब चीज़ों को एकदम फटाफट एक दृष्टि से देखते चलिए, अपने नोट्स में नोट करते चलिए। शहादत खान जो है स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना कर रहा है 1722 में, फैजाबाद को अपनी राजधानी बना रहा है, नादिर शाह को आमंत्रित कर रहा है, ठीक है। और नादिर शाह को आमंत्रित कर रहा है, भेद खुलने के डर से आत्महत्या कर लेता है। फिर इसके बाद शहादत खान के बाद नेक्स्ट है सफदरजंग मतलब अवध पर शासन कर रहा है। सफदरजंग को जो है मुगल सम्राट वजीर बना लेता है अपने समय में, ठीक। तो वजीर बनाता है, तो ये वजीर के नाम से पहचाना जाता है। कौन सा शासक वजीर के नाम से पहचाना जाता है, तो सफदरजंग है। सफदरजंग के बाद आता है शुजा-उद-दौला बक्सर युद्ध में मीर कासिम का सहयोग करता है, उसका साथ देता है। और इसके पश्चात होती है इलाहाबाद की संधि, जिसमें इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत अंग्रेज जो है अवध राज्य को मित्र राष्ट्र की सूची में सम्मिलित कर लेते हैं, इसको अपना मित्र राष्ट्र बना लेते हैं। इसके बाद आता है आसफुद्दौला, जो लखनऊ को अपनी राजधानी बनाता है, जहाँ पर उसके द्वारा इमामबाड़ा नामक भवन का निर्माण किया जाता है आसफुद्दौला के द्वारा, ठीक है, लखनऊ में। उसके बाद आता है वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब है, ये अंतिम नवाब है, ठीक है। तो वाजिद अली शाह अंतिम नवाब है। इसी के समय में ये जिस समय रहता है इस टाइम पे भी कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, डलहौजी। वाजिद अली शाह के समय में बंगाल का गवर्नर जनरल डलहौजी विस्तारवादी नीति अपना रहा है। इसकी विस्तारवादी नीति चल रही है, जिसके अंतर्गत कई राज्यों को अपने में सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। अब इसको करना है, अवध राज्य को भी सम्मिलित करना है। तो भाई कोई कारण नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो इसके मित्र राष्ट्र की सूची में इसका मित्र है, इसको कैसे अपने कब्जे में किया जाए। कोई हरकतें भी नहीं है, किसी प्रकार की इसके द्वारा प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है। तो इसी बीच में आउटरम ब्रिटिश अधिकारी, उसी के अंतर्गत एक आउटरम रहता है। तो आउटरम के नेतृत्व में एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें अवध राज्य का जो प्रशासन रहता है उस पर वो चिंता प्रकट करता है, बोलता है कि अवध राज्य का प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है। तो इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए डलहौजी जो है अवध राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है, उसमें विलीन कर लेता है। बोलता है कि आपके राज्य का जो शासन ठीक नहीं चल रहा है, तो कुशासन का आरोप लगाता है इस पर और अपने इसमें मिला लेता है, कुशासन का आरोप, ठीक है। कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया डलहौजी के द्वारा। किसकी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट रहती है आउटरम के नेतृत्व में जो रिपोर्ट रहती है उसके आधार पर।
लेकिन इसी समय पे एक गैर सरकारी रिपोर्ट निकलती है किसके द्वारा, ये रहता है लोकेट और विशव हीवर। तो लोकेट और विशव हीवर इसके नेतृत्व में एक गैर सरकारी रिपोर्ट इसी समय पे निकलती है, जिसमें अवध राज्य के प्रशासन की इसमें प्रशंसा की जाती है। इसकी रिपोर्ट के अंतर्गत रहता है कि अवध राज्य का प्रशासन ठीक चल रहा है, बढ़िया है, इसकी प्रशंसा की जा रही है। लेकिन आउटरम जो है सरकारी रिपोर्ट निकाल रहा है, उसमें कह रहा है कि नहीं, अवध राज्य का जो प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है। इसी को आधार बनाकर डलहौजी कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को अपने में विलीन कर लेता है। ठीक है, और तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारी अवध राज्य की बात भी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ क्या थी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी नीतियों के बारे में, विस्तारवादी नीति जो भी थी आगे हम चर्चा करते चलेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर ही समाप्त। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बढ़िया से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, ओके।